हेलो बच्चों, और कैसे आप लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए यार, मैं भी मस्त। आज का लेक्चर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा और लास्ट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ा था। ठीक, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी किए थे। तो उम्मीद है यार वो सब आप लोगों को यार बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलो यार, आज हम लोग कुछ और लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और ये सब जितने भी लॉ हैं ये सब के सब रिएक्शन से ही रिलेटेड है लॉ। ठीक है, तो मतलब क्या कि किसी रिएक्शन को मैंने स्टडी किया और उस स्टडी से मैंने कुछ कंक्लूजन निकाला और उसको यहाँ पे मैंने लॉ का नाम दे दिया। मैंने नहीं, जो भी साइंटिस्ट का नाम है उसने दिया। ठीक है ना, मैं इस काबिल नहीं कि कोई लॉ बना दूं। हाँ, तो लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम देखो यार, सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ठीक है ना, गैसियस यानी ये जो लॉ है ना, केवल गैसियस सब्सटेंसेस के लिए वैलिड है। केवल किसके लिए वैलिड है? गैसियस सब्सटेंसेस के लिए वैलिड है। और ये लॉ किसने दिया था? गैल ल्यूसेक्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? गैल ल्यूसेक्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक, तो नाम तो याद हो ही जाएगी। कब दिया था? 1808 में। आगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। चलो यार, इसको मैं एक काम करता हूँ, रिएक्शन पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग को समझाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिख दिया H2 + Cl2 it gives 2HCl। ठीक है ना, एक रिएक्शन लिख दिया H2Cl2 it gives what? 2HCl। ये देखो यार, सभी गैसेस हैं, रिएक्टेंट्स भी गैसेस एंड प्रोडक्ट्स भी गैसेस है। इससे इसका ध्यान रखना तुम लोग। चल, यदि मैं इस रिएक्शन को देखो तो ये रिएक्शन हो कैसे रहा है? तो यहाँ पे देखो सभी गैसेस है ना। ठीक, यहाँ पे इसका 1 वॉल्यूम H2 का Cl2 के 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करके HCl का 2 वॉल्यूम बनाएगा। समझ में आया? नहीं आया? चल लॉ को पढ़ते एक बार। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। गैसेस रिएक्ट कर रहे हैं इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। H2 का कितना यहाँ पे कोफिशिएंट दिख रहा है? 1। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना दिख रहा है? यहाँ पे कितना दिख रहा है? 2। यानी यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। यानी जब भी गैस, देखिए गैस यहीं पे लिखा हुआ गैस, यानी ये लॉ किसके लिए वैलिड है? गैस के लिए। तो ये क्या कहता है? जब भी गैसेस रिएक्ट करेंगे आपस में, H2Cl2 आपस में रिएक्ट कर रहा है ना, तो जब भी वो रिएक्ट करेंगे तो वो एक सिंपल रेशियो में रिएक्ट करेंगे। सिंपल रेशियो का मतलब यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1:1। सिंपल रेशियो है कि नहीं है ना? बताया था ना सिंपल रेशियो का मतलब 1:1, 1:2, 1:3, 2:3, 2:5, 5 तक क्या है? सिंपल रेशियो कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो रेशियो 1:1 का रेशियो 1:1 सिंपल रेशियो। लेकिन ये जो सिंपल रेशियो है किस सेंस में है? सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ऑफ देयर वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसका वॉल्यूम यदि मैं 1 ml ले लूं तो इसके लिए Cl2 का वॉल्यूम का भी कितना जरूरत पड़ेगा? 1 ml का जरूरत पड़ेगा। ये मतलब है। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? यहाँ पे क्या है? H2 का यदि 1 वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट मैंने ml ले लिया, लीटर भी ले सकता, ठीक है ना, उसके लिए दिक्कत नहीं है। 1 लीटर, यहाँ पे भी 1 लीटर, तो यहाँ पे 2 लीटर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या? लॉ को पहले भी हम लोग समझ रहे हैं कि इसका यदि 1 ml या 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है तो इसके 1 वॉल्यूम के साथ ही रिएक्ट करेगा। और प्रोडक्ट का कितना वॉल्यूम बनेगा? 2 वॉल्यूम या 2 ml। यदि हम वॉल्यूम को ml में लिए हुए तो यहाँ पे 2 ml कह देंगे। मतलब H2 रिएक्ट 1 ml of H2 reacts with 1 ml of Cl2 to form 2 ml of HCl। चलो, तो यहाँ पे देखो, यदि मैं यहाँ तक की बात करूँ, यहाँ तक की बात करूँ तो क्या कहा था? गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। देख लो H2 एंड Cl2 आपस में रिएक्ट किया इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। 1 ml 1 ml रेशियो जो है 1:1 का है। आगे फिर क्या कहता है? चलो, इफ प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो गैसेस, यहाँ पे HCl देख लो, ये भी गैसेस है। इफ प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो गैसेस देन दे आर ऑल्सो इन द सिंपल रेशियो। देख रहे हो ना? देन दे आर ऑल्सो इन द सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पे देखना, जो ये रेशियो की बात कर रहा है, रेशियो का यूनिट क्या है? वॉल्यूम। यानी जो रेशियो देख रहे हैं ना, एक वॉल्यूम का रेशियो दूसरे वॉल्यूम का रेशियो कुछ देख रहे हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट भी जो बना है ना, तो वो भी इस रिएक्टेंट के साथ एक सिंपल रेशियो ये मेंटेन करके रखेगा। ये मतलब है। मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 ml, यहाँ पे 1 ml, यहाँ पे 2 ml। देखो तो यार, रेशियो 1:1:2 का आया। यहाँ पे मैं एक साथ लिखता हूँ, ये रेशियो जो है 1:1:2 का आया। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। देखिए, कोई भी लॉ आता है तो एक कंडीशन डाल देता है। यहाँ पे भी कंडीशन है, और कंडीशन छोटा मोटा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। प्रोवाइडेड दैट ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंडीशन क्या है? ये सिंपल रेशियो में तो वॉल्यूम कंबाइन करेगा, लेकिन कंडीशन क्या है? ये सभी के सभी गैसेस जो है ना, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पे मेजर किया जाए।
ऐसा नहीं H2 को मैंने अलग टेम्परेचर अलग प्रेशर पे लिया, Cl2 को अलग टेम्परेचर अलग प्रेशर पे लिया जा रहा है, HCl अलग टेम्परेचर अलग प्रेशर पे बन रहा है। तो ऐसे ये फिर लॉ काम नहीं करेगा। फिर वो सिंपल रेशियो जो हम बोल रहे हैं ना, वो सिंपल रेशियो में आपको मिलने वाला हो, ऐसा जरूरत नहीं है। सिंपल रेशियो तभी होगा जब सभी गैसेस को, जितने भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में गैसेज है, वो सब के सब सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे लिया जाए। तो ऐसे केस में तुम ऑब्जर्व करोगे कि जो गैसेज रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है और जो रेशियो हमको मिलने वाला है वो एक सिंपल रेशियो मिलने वाला है। और ये रेशियो भी किसका? वॉल्यूम का रेशियो। समझ में आया? तो ये लॉ था। लॉ का मतलब क्या? केवल यही, इस तरह के और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और वो सभी एक्सपेरिमेंट में क्या कॉमन था? जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों यदि गैसेस हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों यदि गैसेस हो, तो उनका जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा ना, वो एक सिंपल रेशियो आएगा। तो एक एग्जांपल ये हो गया। और तुम लोग यार सोच रहे हो कि सर एक दो एग्जांपल और बता दीजिए, तो यार सुन ले एक दो एग्जांपल और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे N2 + H2 गिव्स टू, देखो यार रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। यहाँ पे क्या देख सकता हूँ? नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम? 1 वॉल्यूम। हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम? 3 वॉल्यूम। और ये NH3 का, ये पता ना, नाइट्रोजन भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस, NH3 भी गैस, सभी गैसेस है ना, इसलिए ये लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 वॉल्यूम ऑफ H2 टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। तो इस तरह से यदि मैं ml में लेना चाहूँ यूनिट, तो 1 ml इसका रिएक्ट करेगा। इसके यार कचड़ा हो गया ना, 1 ml इसका, 3 ml इसका, और इसका कितना मिलेगा? फिर हमें 2 ml मिलेगा। मतलब 1 ml नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 ml ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 ml ऑफ NH3। अब आप लोग ये मत बोलना कि 1 और 3 4 ml, यहाँ तो 2 ही ml मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो यार मास कंजर्व नहीं हम करा रहे, ठीक। मास में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मास पढ़ते हैं, हम वॉल्यूम कंजर्वेशन कहीं पढ़ाए हैं क्या तुम लोग को? तो इसलिए यार दिमाग एक्स्ट्रा मत चलाना, मत बोलना कि सर यहाँ पे तो वॉल्यूम कंजर्व है ही नहीं है, उसके बारे में अभी छोड़ दो तुम लोग, उसको अभी गोली मारो, ठीक। कोई जरूरी नहीं कि वॉल्यूम भी हमेशा कंजर्व हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम में क्या बतलाता है कि जब भी गैसेस, यहाँ पे ध्यान देना गैसेस के लिए वैलिड है, जब भी गैसेस आपस में रिएक्ट करके गैसेस प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ऐसे केस में उनका जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम होगा वो एक सिंपल होगा। और यदि मैं यहाँ रेशियो की बात करूं तो 1:3:2 आएगा, ऐसा। समझ में आया? इसको मैं एक क्वेश्चन के द्वारा और अच्छे से समझा दूंगा, तो मैं क्वेश्चन इस पे बेस्ड लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम पे कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग ये 2 और लॉ को पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि समय अपना बहुत ज़्यादा बचेगा, जहाँ वीडियो 45 मिनट जाना था वहाँ पे ओनली 30 मिनट्स में ही अपना वीडियो समाप्त हो जाएगा, 15 मिनट आपका सेव हो जाएगा, डाटा आपका सेव हो जाएगा, चलो ठीक, मेरा यार मेहनत सेव हो जाएगा। चलो इसके बाद जो है बर्जेलियस हाइपोथेसिस, क्या है बच्चों? बर्जेलियस हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे देखना यार एक टर्म आ गया हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यार क्या होता है? इससे पहले लॉ आया था, यहाँ पे आया हाइपोथेसिस आया। तो हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है, पहले इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई, मतलब किसी साइंटिस्ट ने क्या किया, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक सजेशन दिया। मतलब हमको एक रिएक्शन था, उसमें कुछ हो रहा था, ठीक है ना, वहां कुछ चल रहा था, तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अपना एक सजेशन दिया, और वो सजेशन यार वहां जस्ट शूट भी कर रहा था, तो उस सजेशन को बाकी साइंटिस्ट ने भी मान लिया। हाँ, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो जो सजेशन दिया वो बिल्कुल ट्रू ही निकलेगा, बिल्कुल सच ही निकलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। हाँ, लेकिन यार कुछ सजेशन दिया जो कि यार बाकी साइंटिस्ट को भी अच्छा लगा, सही लगा, तो उस समय के लिए उस सजेशन को मान लिया गया। तो इस चीज को ये हाइपोथेसिस कहा जाता है। हाइपोथेसिस का मतलब समझ में आया? एक जस्ट समझ सकते हो सजेशन, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो सजेशन सही ही निकलेगा, इसलिए जब भी हाइपोथेसिस लिखा जाता है तो वो अक्सर गलत ही निकलता है, ठीक है ना। मतलब कि हाँ, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा गलत ही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, हो सकता है यार हाइपोथेसिस बाद में चलकर वो सही भी निकले। हाँ, जब हाइपोथेसिस सही निकल जाता है तो फिर उसको यार थ्योरी बना दिया जाता है, लॉ बना दिया जाता है, ठीक। तो लॉ और थ्योरी में भी डिफरेंस होता है, ठीक है ना। आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना एक बार, लॉ क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, आपको और अच्छे से समझ आए। बाकी एक का मतलब अच्छे से बता सकते हैं कि जो मतलब होता है आपको शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, लॉ का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। एक बार गूगल पे जरूर यार, हर एक देखो छोटा छोटा टर्म है लॉ, लेकिन जब हम लोग साइंस की लैंग्वेज में लॉ की बात करते हैं तो उसका मतलब बहुत डीप मीनिंग निकलता है लॉ का,
ठीक है ना। बहुत बार क्या होता है, लोग सवाल बहुत करने लगते हैं, जैसे लॉ के बारे में बताया, तो लॉ में कभी भी आप ये सवाल नहीं कर सकते कोई प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हाउ एंड व्हाई अराइज नहीं होता लॉ के केस में। लॉ का मतलब ऑब्जर्व क्या दे दिया, हाँ यदि हाउ एंड व्हाई का बात आ जाए तो फिर वो थ्योरी बन जाता है। यानी हमने कोई स्टेटमेंट दिया, लॉ दिया, और हमें पता है उसका रीजन कि वो कैसे हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, यदि हमें ये भी चीज पता है तो हम उसको लॉ नहीं, उसको थ्योरी बना देते हैं। मतलब समझे, थ्योरी का मतलब क्या हो गया, वो एक मतलब क्या बोलेंगे, वो वेरीफाइड है, हमने उसको बिल्कुल कंफर्म कर दिया हर तरह से, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा उसको कैसे काम कर रहा, क्यों काम कर रहा है, सब चीज हमने बता दिया, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो थ्योरी हो जाएगा, ठीक है ना। और लॉ का मतलब जस्ट हमने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, उस बेसिस पे हमने लॉ का दिया। और हाइपोथेसिस क्या, जस्ट एक सजेशन दिया गया था, जो कि सही हो नहीं हो नहीं पता, लॉ तो चलो फिर भी यार सही निकलता। चलो, तो ये जो हाइपोथेसिस था वो किसने दिया था, बर्ज़ेलियस साहब ने दिया था। तो बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस क्या कहता है यार, पहले इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं, पढ़ते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। यहां पे देखना इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, यहां पे देखो ये जो बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस ना, पहले ही बता दे रहे यार, क्या होता है कोई भी लॉ या जो भी हाइपोथेसिस आता है ना, केमिस्ट्री की बात कर लो यार, तो हमें कभी भी एक बार में कभी भी सही लॉ आता ही नहीं, थ्योरी आता ही नहीं। वो क्या होता, पहले कोई दिया, फिर उसको सही किया जाता, फिर उसको सही किया जाता, फिर उसको, अभी तो यार तुम लोग जस्ट स्टार्ट किए हो ना, अभी हम लोग बहुत सारा थ्योरी लॉ पढ़ेंगे, फिर वो जैसे तुम लोग यार जस्ट बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया गया, फिर जे थॉमसन साहब आए थे, उसने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, फिर अपना एक प्लम पुडिंग मॉडल दिए थे ना, याद होगा। फिर गोल्डस्टीन आया, वो अपना एक मॉडल दिए, एटम का मॉडल किया, एटम ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा दिखता है। फिर उसके बाद रदरफोर्ड आया, उसने अपना एक एटम का मॉडल दिया कि यार एटम ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। फिर बोर्स मॉडल आया, फिर उसने अपना बताया कि यार एटम ऐसा ऐसा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे ऐसे रहता है। क्यों इतने सारे मॉडल लाने का जरूरत पड़ता है, क्योंकि पहले के मॉडल फेल हो गए, वो हर चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो इसलिए हम लोग को मॉडिफिकेशन का जरूरत पड़ता है। इसलिए जो मॉडल ऑफ एटम है अब समय समय के साथ चेंज करता गया। इसी तरह से एटम के बारे में सबसे पहले डाल्टन साहब ने बताया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। हाँ, एटम का यूज पहले भी महर्षि कर्ण नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है ना, लेकिन यदि मैं देखूं ऑफिशियली, तो ऑफिशियली सबसे पहले एटम को डिफाइन डाल्टन ने किया था। डाल्टन लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी में हम लोग ये चीज पढ़ते भी है, ठीक है। तो एटम को पहले डिफाइन किया गया, लेकिन क्या एटम का जो डेफिनेशन था डाल्टन्स के द्वारा वो सही था? नहीं, वो सही नहीं था, उसको भी बाद में मॉडिफाई किया गया, ठीक है। तो इसलिए केमिस्ट्री में ये चीज आपको यार देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा लगता है यार ये जब गलत था पढ़ाते क्यों हैं, पढ़ाते इसलिए है क्योंकि आप लोग भी किसी चीज को एक बार गलत करो तो आप ये मत सोचो कि यार वो चीज गलत था तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस है, उसका इंपॉर्टेंस है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो जान लो, जो थॉमस अल्वा एडिसन थे जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, बल्ब को इन्वेंट किया था, एक बार में नहीं उस बल्ब को बनाया था, उसने 100 बार 1000 बार अटेम्प्ट किया, कोशिश किया, तब जाकर कहीं बल्ब बना था। तो क्या इसका मतलब जो 99 अटेम्प्ट था वो गलत, मतलब फालतू था, कोई काम का नहीं था, ऐसा था क्या? नहीं, हर एक अटेम्प्ट का, हर एक कोशिश प्रयत्न का कुछ ना कुछ अपना इंपॉर्टेंस था। हर एक गलती करने पर वो कुछ सीखा कि हमको बल्ब इस तरह से नहीं बनाना है, यदि हम इस रास्ते से जाएंगे तो हम नहीं बल्ब बना सकेंगे। हर एक स्टेप में वो उसने कुछ सीखा। इसलिए यार वो 100 बार में यदि बल्ब बनाया ना, तो उसमें 99 बार वो ये चीज जरूर सीखा कि इस 99 तरीके से हम बल्ब नहीं बना सकते, ये चीज उसने सीखा। ये आपके लाइफ में भी बहुत मायने रखता, बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप यदि कोई चीज गलत कर रहे हो तो ये मत देखो यार मैंने गलत कर दिया। आपको कोई क्वेश्चन दिया गया सॉल्व करने के लिए, आपने क्वेश्चन एक बार में नहीं बना पाया, आप सैड हो जाते हैं, यार मेरे से सवाल नहीं बना, बाकी बच्चों ने तो बना दिया। सैड होने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो कि आपसे एक बार में नहीं बना, आप दूसरी बार अटेम्प्ट करो यार, दूसरी बार नहीं बना, तीसरी बार अटेम्प्ट, तीसरी चौथी बार अटेम्प्ट करो, चौथी नहीं तो 5वीं बार अटेम्प्ट करो, यार बनेगा जरूर। अब नहीं बनाना, ये मत सोचो कि यार मेरे से नहीं बना, बाकी लोग बना दिए, ये मत सोचना। ये सोचो कि तुमने 5 बार में नहीं बना पाया, इसका मतलब तुमने वो 5 मेथड खोज निकाला कि इस 5 मेथड से हम इस सवाल को नहीं कर सकते, 5 मेथड से हम इस सवाल को नहीं कर सकते। ये चीज तुमने सीखा।
और उस 5 अटेम्प्ट में तुमने कितने फार्मूले लगाए होंगे यार, ये भी जरा सोचो। वो 5 फार्मूला आपको अच्छे से रिवाइज हो गया। जो बच्चे एक सवाल को 1 अटेम्प्ट में कर दिए ना, उनको वो फार्मूला उतने अच्छे से याद नहीं हुआ। लेकिन तुमने यदि 5 अटेम्प्ट किया ना, तो 5 अटेम्प्ट में आपने डिफरेंट फार्मूला अप्लाई किया, तो वो 5 फार्मूला आपके दिमाग में भी याद हो रहा है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इसलिए जब कोई सवाल ना बने ना, तो आपको भी यार डिमोटिवेट नहीं होना, आपको एक नए मोटिवेशन के साथ, नए एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। समझे, ये सब बहुत जरूरी होता है। और अभी आपको 2 साल में तो यार बहुत कुछ अभी आपको फेस करना है, तो इसीलिए यार आपको अभी इनिशियल स्टेज में डरना नहीं। अभी हो सकता है यार केमिस्ट्री में तो यार जस्ट बेसिक ही बोलिंग चल रही है, सब में न्यूमेरिकल जो है लल्लू पल्लू है, सब यूं ही, मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता है जेईई मेन नीट की बात करें तो, ठीक है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है और बहुत रेयर क्वेश्चन आता है ये सबसे, लेकिन फिर भी पढ़ा दे रहे फॉर्मेलिटी के लिए यार। एनसीईआरटी बुक में दिया है, बाकी बुक्स में दिया है, तुम लोग बोलेंगे सर ये पढ़ाए नहीं ये सब, तो इसलिए जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा दिया। अपना जो मेन क्लास स्टार्ट होगा वो जब हम एटॉमिक मास मोल कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो 1-2 लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगा अपना मोल कॉन्सेप्ट, तो वहाँ से अपना मतलब कि जो इंपॉर्टेंट क्लास है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अभी जस्ट बेसिक चल रहा है, कोई बात नहीं यार, आप लोग भी चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इसलिए आप लोग को यार चलो यार आते हैं यार, इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा ही कर लिए। बर्जेलियस हाइपोथेसिस हम तुम लोग को यार समझा रहे थे। बर्जेलियस हाइपोथेसिस क्या होता है, तो पहले ना हमने आप लोग को ये समझाया कि हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। हाइपोथेसिस का मतलब एक सजेशन, कोई जरूरी नहीं कि वो सजेशन सही ही निकलेगा, हाँ, लेकिन वो सजेशन को मान लिया गया बाकी साइंटिस्ट के द्वारा कि ना भाई ये जो बोल रहे हैं ना वो सही ही बोल रहा है, तो चल यार बना दिया गया बर्जेलियस हाइपोथेसिस। क्या कहा था बर्जेलियस हाइपोथेसिस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन। देख यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब हमने मान लिया यार इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मान लिया एक जगह एक कंटेनर लिया, उसमें हाइड्रोजन गैस लिया, दूसरा कंटेनर लिया उसमें ऑक्सीजन गैस लिया। क्या लिया, एक में हाइड्रोजन गैस, दूसरे में क्या लिया, ऑक्सीजन गैस लिया। यदि हम टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखें, क्या बोले बच्चे बता, टेम्परेचर देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको यार इग्नोर मत करना। तुम लोग डेफिनेशन लिखते समय बहुत बार क्या होता है, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, तो इसलिए यार मैं स्पेशली ये सब चीज़ों पे फोकस देता हूँ कि किसी भी डेफिनेशन में हर टर्म का इंपॉर्टेंस को समझना है, कि वो टर्म को यदि मैं गायब कर दूँ तो यार क्या इफेक्ट पड़ने वाला है डेफिनेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए किसी डेफिनेशन को जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उस डेफिनेशन में हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंस को समझना है, और ये भी सवाल करना है कि यार ये टर्म को यदि मैं गायब कर दूं तो क्या इस डेफिनेशन में कुछ चेंजेस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेशन यार बनाया गया, इसका मतलब हर एक चीज़ का अपना कुछ इंपॉर्टेंस होगा ना, तो इस चीज़ को भी समझना है तुम लोगों की, हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, अब देखो यार ये सब डेफिनेशन बहुत सारी चीज़ अभी आप लोग को नहीं समझ में आएगी, ठीक है ना। अब ये ऐसा हो रहा है, एक तो हो रहा है यार लॉ है, ठीक है ना, लेकिन बाद में इसका थ्योरी भी आया, थ्योरी आया, इसका मतलब क्या कि इसको एक्सप्लेन किया गया कि क्यों ऐसा हो रहा है, बाद में आया। आइडियल गैस इक्वेशन जब हम पढ़ाएंगे, एक इक्वेशन होता है, कुछ हो सकते हैं नाम आप लोग सुने हो, PV = nRT, इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है ना। ये एक तो डिटेल में हमें पढ़ना है, गैसेस स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ना है, ठीक। और इस चैप्टर में मैं आपको बस फार्मूला के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आगे चलकर इसका भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको बस ये याद रखना है कि हाइपोथेसिस है, लॉ है, साइंटिस्ट ने बस ऑब्जर्वेशन करके ये चीज़ दे दिया, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि क्यों दिया, कैसे दिया, ऐसा ही क्यों हुआ, ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हाँ बस ऐसा होता इसलिए इसने दे दिया, आपको यही समझना है अभी फिलहाल। चल तो देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अभी हमने 2 गैसेस लिया था, कौन कौन से लिया था, हाइड्रोजन, और एक में क्या लिया था, ऑक्सीजन लिया था, और दोनों का टेम्परेचर कंडीशन सेम, मतलब इसका यदि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है ना, तो इसका भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रखो। इस वाले में जो गैस है ना, उसका यदि 1 atm प्रेशर है, तो इसका भी 1 atm प्रेशर रखो। अब यार घबराना मत यार, 1 atm प्रेशर सबने क्या यूज़ कर दिया, सोचना मत यार, समझाएंगे तुम लोग को, हर एक चीज़ समझाएंगे, ठीक है ना। 1 atm प्रेशर का मतलब क्या होता है, हर एक चीज़ समझाएंगे, ठीक। अभी बस आगे ये सब चीज़ अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे, 1 atm का प्रेशर का मतलब क्या होता है, कैसे प्रेशर को मेजर करते हैं, ये सब चीज़ आगे हम समझा देंगे। तो अभी बस आप लोग समझ लो, प्रेशर और टेम्परेचर आपको सेम रखना। यदि हम प्रेशर और टेम्परेचर सेम लिए हैं, और यदि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ले रहे, इधर 1 लीटर इधर भी 1 लीटर ले लिए, तो यदि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ले रहे, तो ऐसे में इसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होगा। गैस कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर हमने हाइड्रोजन लिया, इधर ऑक्सीजन लिया, इधर मैंने नाइट्रोजन ले लिया, इधर हमने ऑक्सीजन ले लिया। यदि इक्वल वॉल्यूम है, यदि सेम कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर है, तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स भी होगा। समझ रहे हो ना, इस चीज को यार समझो। यदि टेम्परेचर प्रेशर दोनों कंडीशन दोनों जगह सेम है, टेम्परेचर प्रेशर दोनों सेम है, और इक्वल वॉल्यूम गैसेस का ले रहे हैं, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होगा। ऐसा कहा थे बर्जेलियस साहब ने, ठीक है ना। लेकिन ये क्या था, इनकरेक्ट हो गया,
और इसको बाद में मॉडिफाई किया गया एवोगाड्रोस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। तो इसलिए इसके जस्ट बाद आया एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, और इसको करेक्ट कहाँ पे किया गया, बस यहाँ पे जो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स था ना, बाकी उसी की जगह पे आ गया इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब दो कंटेनर, फिर दो हम लोग गैसेस लिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लिए हुए हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट एटम्स। ठीक है ना, मतलब यदि हम इधर भी 1 लीटर इधर भी 1 लीटर, इसमें यदि 100 मॉलिक्यूल है तो इसमें भी 100 मॉलिक्यूल होगा। ये कहना गलत है कि इसमें 100 एटम है तो इसमें भी 100 एटम होगा, ये कहना गलत हो जाएगा। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स कहना गलत हो जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको कहना पड़ेगा। ठीक है ना, अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मतलब तो समझ ही रहे हो ना। जैसे मैं H2 लिखूं, H2 यदि मैं लिख रहा हूं तो इसमें यदि एटम की बात करूं तो 2 एटम्स हो गया, लेकिन मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो 1 ही मॉलिक्यूल हो रहा है। इसी तरह से यदि मैं NH3 ले लिया, यदि मैं एटम की बात करूं तो कितना एटम आ रहा है NH3 में, टोटल 4 एटम है NH3 में, 1 एटम नाइट्रोजन का और 3 एटम हाइड्रोजन का, तो 4 एटम। लेकिन मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, 1 ही मॉलिक्यूल है NH3 का। अब यहाँ पे कोई जो नहीं H2 अमोनिया भी तो गैस होता है। मान ली एक कंटेनर में हमने अमोनिया लिया, दूसरे कंटेनर में मैंने हाइड्रोजन लिया, सेम दोनों का 1 लीटर लिया वॉल्यूम, और टेम्परेचर प्रेशर भी हमने दोनों कंडीशन में सेम रखा। तो ऐसे केस में इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया, जो दोनों कंटेनर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो सेम होगा। यदि हम नंबर ऑफ एटम्स बोल दे कि दोनों कंटेनर में सेम होगा तो यानी गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो ये लॉ था, उसने ऐसा ऑब्जर्व किया, उसने ऐसा लॉ दे दिया, और ऐसा होता भी है। ठीक है ना, ये वाला लॉ बाद में भी सही होल्ड करता है। ठीक, ये सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन फिर एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, ये आइडियल गैस इक्वेशन से समझ में आता है कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V इज प्रोपोर्शनल टू N। देखो यार, यहाँ से समझ में अभी नहीं आएगा, तुम लोग सोच रहे हो N क्या है R क्या है, अभी मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ उतने डिटेल में। ठीक है ना, प्रेशर टेम्परेचर यदि मैं कांस्टेंट कर दूँ, और R एक गैस कांस्टेंट होता है, उसको प्रेशर टेम्परेचर को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से क्या देखेंगे, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यानी वॉल्यूम यदि इक्वल करता है तो नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल, N जो होता है ना नंबर ऑफ मोल्स होता है। यदि जो बच्चे 9th में पढ़े होंगे, जिनको नंबर ऑफ मोल्स के बारे में आइडिया हो तो वो समझ रहे होंगे। यदि वॉल्यूम सेम करते तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम, और नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड। ठीक है ना, तो अभी छोड़ो वो सब बातें, वो सब चीज़ आगे जब समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना। तो इस तरह से ये 3 लॉ था। अभी आप इस 3 लॉ को केवल समझो। क्या कहता है, पहला था लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये क्या कहता है कि यदि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट यदि गैसेस हैं तो ऐसे में वो कंबाइन भी करेंगे ना तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स जो होगा वो एक सिंपल रेशियो होगा। एग्जांपल H2Cl2 कंबाइन करके HCl बना रहे थे, यदि इसका एक वॉल्यूम इसके एक वॉल्यूम से कंबाइन करके 2 वॉल्यूम HCl का बनेगा। इसका मतलब इसका 1 ml इसका 1 ml इसका 2 ml बनेगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे ये रेशियो आपस में क्या है, सिंपल है। इसी तरह से N2H2NH3 बनाएगा, इसका 1 ml इसका 3 ml इसका 2 ml, ये भी क्या देख सकते हो आपस में 1:3:2 सिंपल रेशियो। तो यही कहना है, यानी जब भी रिएक्टेंट्स या फिर कोई गैसेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम में रिएक्ट करेंगे। 1:3 के रेशियो में यहाँ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे 1:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहा है। और यदि प्रोडक्ट गैसेस जो बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं यदि वो भी गैसेस है तो ऐसे में वो भी जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम होगा ना वो भी इसके साथ सिंपल रेशियो होगा। देख सकते हैं 1:1:2 या 1:3:2। यही था लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। किसने दिया? गैलिलियो नाम साइंटिस्ट ने दिया, 1808 में दिया था। बर्जेलियस हाइपोथेसिस क्या कहता है? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। याद रखना यार, क्या? एटम्स। और एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या कहा था? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम। देख रहे इक्वल वॉल्यूम, पता चला वॉल्यूम चेंज कर दिए। अब बोले यार सर मेरा तो मॉलिक्यूल सेम ही नहीं आया, कभी नहीं आएगा सेम, समझे ना? सेम आने के लिए क्या जरूरी है? टेम्परेचर प्रेशर सेम रखो और इक्वल वॉल्यूम भी लो, तो इसमें तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करोगे ना तो दोनों में सेम आ जाएगा। ठीक, तो ये था एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक, तो उम्मीद है यार ये लॉ समझ में आया होगा। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पे बेस्ट कर लेते हैं। इस पे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, ये बस आपको ऐसे ही याद रखना है। लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं। आप लोग यार इसको आप छाप लो। चल यार देख बच्चा लोग, ये सवाल आपके सामने है। आपको करना क्या है? क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, देन सॉल्व करना है। ठीक है ना? मैं बार बार नहीं बोलने आऊँगा, आप खुद से जब भी क्वेश्चन दिखे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिखे, वो केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, फिजिक्स हो या मैथ्स हो या बायो में तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं होता, जो भी सब्जेक्ट हो यार। ठीक है ना? जब भी कोई क्वेश्चन दिया, सवाल करने को दिया जाए तो आपको वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से खुद से सॉल्व करना। सर का इंतजार नहीं करना है कि यार सर स्टार्ट तो हो ही जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक, सर का इंतजार नहीं करना, आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए आते सवाल पे।
फॉर द गैसेस रिएक्शन लिख दिया गया गैसेस रिएक्शन, इसका मतलब सभी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स गैसेस होंगे। क्लियर। इफ 40 ml ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, यहाँ पे क्या H2 है, Cl2, सभी गैसेस है, ठीक है ना। G लिख दो, G बोला गया क्या 40 ml ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना दिया 40 ml दिया है, और ये रिएक्ट्स कंप्लीटली का मतलब क्या, हाइड्रोजन कुछ भी बचने वाला नहीं है, सारा का सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, सारा का सारा खत्म हो जाएगा। फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस्ड HCl। तो 40 ml के लिए बताना आपको क्या है कि Cl2 को कितना वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा, और ये भी बताना है HCl का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। समझ में आया सवाल में। 40 ml इसका कंप्लीट रिएक्ट हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो इसका Cl2 का कितना जरूरत पड़ेगा और HCl का वॉल्यूम कितना बनेगा। चलो यार देखते हैं। रिएक्शन क्या कहता है, कोफिशिएंट देख लो 1:1:2, मतलब इसका एक वॉल्यूम रिएक्ट करेगा 1 वॉल्यूम Cl2 के साथ, ठीक है ना। 1 वॉल्यूम ऑफ H2 will react with 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 and it will produce 2 वॉल्यूम ऑफ HCl, ठीक। यदि इसका एक वॉल्यूम इसके एक वॉल्यूम, तो इसका 40 ml है, तो इसका कितना ml जरूरत होगा, खुद से बता। 1 ml के लिए 1 ml इसका जरूरत पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं ना। 1 वॉल्यूम तो 40 ml के लिए इसका भी कितना जरूरत पड़ेगा, 40 ml जरूरत पड़ेगा। और HCl का कितना बनेगा, इसका एक के लिए इसका 2 है ना, 40 है तो इसका कितना होगा बता यार, डबल, दैट इज 80 ml। दैट्स इट, खत्म कहानी। समझ में आया क्या करना था, कुछ भी नहीं। यही कहता है लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, गैलिलियोस लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम यही था। मतलब जब भी गैसेस रिएक्ट करेंगे तो वो सिंपल रेशियो में रिएक्ट करेंगे। सिंपल रेशियो जो होता है वो इसका कोफिशिएंट के इक्वल होता है, यानी ये जो रेशियो होगा 1:1:2 में होना चाहिए। 40 ml था, यहाँ पे भी 40, यहाँ पे 40 और यहाँ 80 हो जाएगा। रेशियो चेक करो 1:1:2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। हो गया काम खत्म अपना, समझे। तो इस तरह से आपको सवाल दिखेगा। एक और सवाल इस पे देख लेता हूँ यार। चलिए यार देखो यार, सवाल यहाँ पे आपको दिख रहा है। सवाल क्या कहता है यार, मैं समझा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से कोशिश करोगे। N2 reacts with H2 to form NH3। क्या हो रहा है, N2H2 आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, NH3। ये है N2, क्या होता है गैस, फिर क्या आया इसके सामने H2, इन दोनों के का मिलन होगा, बनेगा क्या NH3 गैस। अब क्या बोला गया, 10 लीटर नाइट्रोजन, ठीक है ना। 10, अच्छा बैलेंस है क्या, नहीं बैलेंस कर लो यार, बहुत जरूरी है ना, ठीक। 10 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 30 लीटर हाइड्रोजन। इसका 10 लीटर इसका 30 लीटर के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म 20 लीटर NH3। इसका 20 लीटर बनाया। इसका 10 लीटर इसका 30 लीटर के साथ कंबाइन करके इसका 20 लीटर बनाता है। आपको बताना है कि दिस गिवन डाटा इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। कैसे बताएंगे यार, इसका 10 इसका 30 इसका 20 लीटर के साथ कंबाइन कर रहा है, तो क्या ये जिस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं वो सिंपल रेशियो है या नहीं है। चल चेक करते हैं। 10 लीटर 30 लीटर और 20 लीटर, बता यार रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ N2H2 एंड NH3 कितना हो जाएगा, N2 का 1:3:2, और यहाँ से भी देखो 1:3:2 आ गया रेशियो, सिंपल सेम रेशियो आ गया तो क्या बोलेंगे, विच इज सिंपल होना जरूरी था। तो इस तरह से ये रेशियो क्या हो गया, सिंपल हो गया, एंड हेंस दिस प्रूव्स दैट इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। काम खत्म, समझ में, बहुत आसान था ना, बहुत आसान था, ठीक। तो इस तरह से ये अपना जो 3 लॉ पढ़े थे ये खत्म हो गया। इसके बाद अपने को यार डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ना है, ठीक है ना। तो वो यार हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक। अब यार मुझे भूख लग गया है, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, ठीक। तो आप लोग यार इतना कंप्लीट कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए अभी थैंक यू एंड बाय बाय।